जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम अर्थ मूवमेंट और उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी हम जानेंगे अर्थ के बारे में कुछ एक फैक्ट, अर्थात हमारी पृथ्वी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा हैं कि उसका सरकमफ्रेंस कैसा है, वह कैसे रोटेट करती है, कितनी इंक्लाइंड है, हमारे सेलेस्टियल ऑर्बिट में कहां चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है और क्या क्या चीजें है, उसके फैक्चुअल डेटा के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें शेप ऑफ अर्थ की, तो शेप ऑफ अर्थ क्या है? ऑब्लिक स्फेरॉइड है, यानी लध्वक्ष गोलाभ है। इट इज फ्लैटेंड एट पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, यानी ये ध्रुवों पर चपटी है और इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा पर क्या है? उभरी हुई। और इसीलिए अर्थ के शेप को लेकर के एक स्पेसिफिक टर्म कहा जाता है जियोइड, यानी अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड टाइप का है, पृथव्याकार है। पृथ्वी कैसी है? पृथव्याकार है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो इस शेप में हो, अपने आप में यूनिक है पृथ्वी, इसीलिए इसके लिए एक नया टर्म बनाया गया है। हालांकि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो अपने एक्सिस और ऑर्बिट पर इंक्लाइंड है, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड का, लध्वक्ष गोलाभ का। लेकिन अर्थ चूंकि ऑब्लेट स्फेरॉइड होने के साथ साथ अपने आप में यूनिक है, ऐसा कोई और सेलेस्टियल बॉडी नहीं मिला है, इसलिए अर्थ के शेप के लिए एक स्पेसिफिक टर्म जियोइड का इस्तेमाल किया जाता है, पृथव्याकार का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं अर्थ के डायमीटर को लेकर के, तो इसका चूंकि पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर अलग अलग है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इक्वेटोरियल डायमीटर की अगर हम बात करें तो 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर ये जो है इक्वेटोरियल डायमीटर है अर्थ का। इक्वेटर की अगर हम बात करें उसके डायमीटर की, और जब हम बात करते हैं पोलर डायमीटर की, तो वह है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। तो ये दोनों को याद रखना है आपको, इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर। साथ ही जब हम सरकमफरेंस की बात करते हैं, तो सरकमफरेंस जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पर क्या है कि ये बल्जी टाइप का है, यानी जियोइडल बल्ज शो करती है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल सरकमफरेंस की जब हम बात करेंगे तो वह कितना है? 40,075 किलोमीटर है, अर्थात 40,075 किलोमीटर है। लेकिन जब हम पोलर सरकमफरेंस की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इक्वेटोरियल जो सरकमफरेंस है उसको आपको माइल में भी याद रखना है, ना सिर्फ किलोमीटर में कि 40,075 किलोमीटर, बल्कि माइल में भी याद रखना है। 24,902 माइल ये जो है इक्वेटोरियल सरकमफरेंस है। साथ ही पोलर सरकमफरेंस की अगर हम बात करें तो यह जो है 40,008 किलोमीटर है, 40,008 किलोमीटर है। इसको जब हम माइल में कन्वर्ट करते हैं तो 24,860 माइल ये जो है आपको याद रखना है। और कभी कभी आप लोगों से जो इनका डायमीटर है उस पर भी सवाल आता है। 12,756 किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है, 7,926 माइल है। और ऐसे ही जब हम पोलर डायमीटर की बात करते हैं तो वह जो है 7,900 माइल है, 7,900 मील है। तो इन सबको आपको याद रखना है, माइल में भी याद रखिएगा और किलोमीटर में भी, दोनों को लिख लीजिएगा और बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आप लोग किलोमीटर में रट करके जाते हैं और पता चलता है कि माइल में सवाल आ जाते हैं। साथ ही मास की अगर हम बात करें, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें, तो वह 5.972 इंटू 10⁻24 किलो है, केजी है, किलोग्राम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, यानी अगर हम पृथ्वी को उठाना चाहें लीवर पुल्ली सिस्टम से, तो एक ऐसा लीवर पुल्ली सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इतने वेट को उठा पाए, इतने द्रव्यमान को उठा पाए। 5.972 अप्रॉक्स है ये, इंटू 10⁻24 केजी। अब मास को लेकर के एक सिंपल सा सवाल बनता है कि
चूंकि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, और इस पर बहुत सारे जो है मेटियोर्स और तमाम सारी चीजें, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आकर के गिरते भी रहते हैं। तो क्या अर्थ का मास जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है समय के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो चूंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसमें भी एनर्जी लगती है। और एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। ओनली कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। केवल एक रूप से या दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। सेम चीज यहां पर है कि अर्थ जो है वो लगातार रोटेट कर रही है, लगातार काम कर रही है, तो उसका मास जो है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन चूंकि इस पर बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आकर के आसपास से गिरते रहते हैं, तो ये जो कम होने की दर है वो बहुत कम है, लाखों साल में कुछ किलोग्राम कम होते हैं। ऐसे ही सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो जो अर्थ का सरफेस एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अप्रोक्स 71% वाटर है और अप्रोक्स 29% लैंड है। लगभग 71% पानी है और 29% जो है जमीन है। ये लगभग है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। इसमें परसेंटेज में अगर हम देखें तो 70 पॉइंट सम परसेंटेज और ये जो है 29 पॉइंट सम परसेंटेज आता है। एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वह एग्जैक्टली सेम परसेंटेज रखता है, यानी हमारे भी बॉडी में अप्रोक्स 71% जो है पानी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, हमारी बॉडी में कितना पानी है, 71% पानी है। तो लगभग एग्जैक्टली सेम है। और यही कारण है कि तमाम जो इंपैक्ट पड़ते हैं अर्थ पर, वह इंपैक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ते हैं, हमारे शरीर पर भी पड़ते हैं। जैसे सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो वह हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है और हमारे बॉडी के वाटर पर भी पड़ता है। चूंकि बॉडी का वाटर बहुत कंपैरिजन में बहुत थोड़ा है, तो उसका अनुभव हमको जो है जनरली नहीं होता है। ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन की, यानी पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, धुरी पर जो घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट। और ये जो है कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। और इसकी स्पीड कितनी है, अप्रोक्स 1650 किलोमीटर पर आवर, 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर हम इसकी बात करें, तो जब हम लैटिट्यूडनल पोजीशन के हिसाब से चीजों को देखते हैं, तो इक्वेटर पर तो ये 1650 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यानी कहने का मतलब है माइल में अगर हम देखें तो 1025 माइल पर आवर, 1025 मील पर आवर की स्पीड से घूम रही है पृथ्वी। यही इक्वेटर पर अगर हम बात करें 90 डिग्री नॉर्थ पर और 90 डिग्री साउथ पर बात करें, तो स्पीड क्या होती है, यह घट करके 0 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसकी स्पीड को आप ध्यान में रखे रहिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट स्पीड, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर हम देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 1550 किलोमीटर पर आवर, 1550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, यानी 963 माइल पर आवर। ध्यान में रखे रहिएगा, ये जो है स्पीड है इसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी हमारा आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की बात करें, तो इस पर 1275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। यानी अगर हम देखें तो किलोमीटर, इसको माइल में कहें तो 792 माइल पर आवर है, 792 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। ठीक है। और जो है पोल पर क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको जो है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इन पॉइंट्स पर चूंकि सवाल बनते हैं आपसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल और पोल पर स्पीड भी पूछी जाती है। तो जो जनरली हम काउंट करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की रोटेशनल स्पीड पूछ रहा है, तो आपको जनरल सेंस में लेके चलना है। फिर आप इक्वेटोरियल स्पीड को लगाएंगे, चाहे वो माइल में पूछे चाहे वो किलोमीटर में पूछे। नाउ स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें। रिवोल्यूशन का मतलब जिस स्पीड से ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे।
हर एक ग्रह का जो स्पीड है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का अलग अलग है, और स्पीड ऑफ रोटेशन ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। कहने का मतलब है कि अपनी ऑर्बिट में किस स्पीड से सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी जो है परिक्रमा की गति, परिक्रमण गति बोलते हैं। परिक्रमण गति या स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो अर्थ की जो है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो लगभग जो है यह 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ जो है वो घूम रही है, कहां, सूर्य के चारों तरफ। ऐसे ही अगर हम अलग अलग प्लैनेट की बात करें तो मरकरी जो है वो 47.47 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। वीनस की बात करें 35.02 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। मार्स की बात करें 24.077 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। जुपिटर 13.07 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और सैटर्न जो है वो 9.69 किलोमीटर है। यूरेनस की बात करें 6.81 किलोमीटर है की स्पीड है, और नेपच्यून 5.43 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अलग अलग जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के, उनकी जो रिवोल्यूशन स्पीड है अलग अलग है, ठीक है। तो इन सबको भी आप कंपैरिजन के लिए याद रखे रहिएगा, कभी भी आपसे कंपेयर करा सकता है इनकी स्पीड को। नाउ आते हैं इंक्लिनेशन की बात करते हैं। अर्थ कितनी इंक्लाइंड है अपनी एक्सिस से, तो एक्सिस से अप्रोक्स 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। 23.5 डिग्री का जो है एक्सियल टिल्ट है, जिसको हम ऑब्लिक्विटी कहते हैं। एक्सियल टिल्ट या ऑब्लिक्विटी कितनी है, 23.5 डिग्री। तो ऑर्बिटल ऑब्लिक्विटी कितनी है, ऑर्बिटल प्लेन पर जो है, जिसको हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑब्लिक्विटी। यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको लेकर के देखते हैं तो ये कितना है, टोटल 90 डिग्री है। 90 माइनस 23.5 अगर हम करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 66.5 डिग्री, ठीक है। यानी अपने ऑर्बिटल एक्सिस पर ये कितनी इंक्लाइंड है पृथ्वी, तो 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है, 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है लगभग, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर ऑर्बिट है वहां से इंक्लिनेशन को देखा जाता है, और इट इज ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करती है ना, इसके कारण से, इस रोटेशनल मूवमेंट के कारण ये इंक्लिनेशन है। और स्पीड, रोटेशनल स्पीड और इसके बनने की प्रक्रिया के दौरान इससे टकराने वाले ऑब्जेक्ट थिया के कारण इसका इंक्लिनेशन तय हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम मोशन ऑफ अर्थ एंड सन की बात करते हैं, मिल्की वे के राउंड में लेकर के देखते हैं, अर्थात आकाश गंगा के राउंड में अगर हम लेकर के देखें कि किस तरीके से ये घूमता है, तो यानी गैलेक्टियल प्लेन की हम बात कर रहे हैं। जो गैलेक्टियल प्लेन है उसमें लेकर के अगर हम देखें तो सन के राउंड में तमाम सारे प्लैनेट घूमते हैं, अर्थ भी हमारी घूमती है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अर्थ के चारों तरफ जो है मून घूमता है, और इनके भी ऑर्बिटल प्लेन में अंतर पाया जाता है। स्पीड ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो वह जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे अराउंड सन बात करें तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्स की स्पीड है, यह जो है ध्यान में रखिए। अप्रोक्स की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार आप ध्यान में रख सकते हैं, वो अप्रोक्स वैल्यू। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपके सारे प्लैनेट्स की बता दिया है। तो सन जब घूमता है उसके चारों तरफ जो है तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के, वो सन के राउंड में घूमते, और सन हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर का चक्कर कितने समय में लगाता है, 250 मिलियन ईयर टाइम में लगाता है, 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। यानी सन जो है कितने समय में लगाता है, 250 मिलियन ईयर में लगाता है, और इसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक और चीज ध्यान में रखे रहिएगा, कुछ एक यूनिट हैं जिनको आपको याद रखना है, यानी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसको जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एक जो है खगोलकीय इकाई कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया, हम अर्थ से सन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पृथ्वी से सूर्य के
दूरी की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलिकी इकाई कहते हैं। और कॉस्मिक ईयर क्या है? पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में जो है गैलेक्टिकल प्लेन में सन को कितना टाइम लगता है, हमारी सेंटर ऑफ गैलेक्सी यानी मिल्की वे का एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है सूर्य को। ठीक है, हम अर्थ मूवमेंट और उसके इंपैक्ट के विषय में पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड मून की, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के उत्पत्ति के विषय में पढ़ने वाले। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, तो जैसी पृथ्वी आज दिखाई देती है, क्या शुरू से ऐसी थी? पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो शुरू से पृथ्वी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। शुरुआती दौर में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आग का दहकता हुआ गोला थी, यानी अर्थ जो है वो शुरुआती दौर जब बन रही थी, तब माना जाता है कि अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया वह 4.6 बिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुई, 4.6 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई। लेकिन अर्थ पर ऑस्ट्रेलिया में उत्खनन के दौरान एक चट्टान मिली है जो कि 5.57 बिलियन ईयर ओल्ड है, 5.57 अरब वर्ष पूर्व है, और इसलिए पृथ्वी की प्राचीनता के दावे वह इतने पुराने भी हो सकते हैं, यानी तमाम जो कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है वह 1 अरब साल पीछे तक जा सकता है। लेकिन कई वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि यह किसी मेटियोराइट स्ट्राइक की वजह से आया हुआ ऑब्जेक्ट और जो एलिमेंट है वो हो सकता है, ये मैटर किसी मेटियोराइट स्ट्राइक की वजह से यहां पर आया हुआ हो सकता है। तो अलग अलग दावे किए जाते हैं, हालांकि जो सर्वमान्य धारणा है वर्तमान में वह 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड बताती है पृथ्वी को 4.6 अरब वर्ष पुराना बताती है। जब हम पृथ्वी के उत्पत्ति की बात करते हैं तो ढेर सारी हाइपोथेसिस दी गई, उसमें नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत यह सबसे महत्वपूर्ण। नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें तो यह कहता है कि तमाम एक प्राचीन नेबुला थी जिसमें तमाम पार्टिकल्स थे, वह पार्टिकल्स एंगुलर मोमेंटम और सेल्फ ग्रेविटी के कारण एकत्रित होना शुरू हुए, और उससे हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बन करके आया। और जो उस दौरान डिस्क बनी, उन डिस्क में जो प्लैटिनॉइड्स थे, तमाम प्लैटिनॉइड्स इकट्ठा हुए, प्लैनेट का स्वरूप लिए, और इस तरीके से हमारी पृथ्वी बन करके आई, हमारा प्लैनेट अर्थ बन करके आई। यानी कहने का मतलब है कि एक नेबुला जिसमें तमाम सारे पार्टिकल्स थे, और ये पार्टिकल्स जो है अलग अलग रोटेट कर रहे थे, और इन रोटेशंस के परिणाम स्वरूप अगर आप देखें तो हुआ क्या कि तमाम पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स में सेल्फ ग्रेविटी हुई, और इस सेल्फ ग्रेविटी के कारण सेंटर में मास एक्युमुलेशन हुआ, और इस सेंटर में जो मास एक्युमुलेशन हुआ उससे हमारा सन बन करके आया, सूर्य बन करके आया। और जो एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ डिस्क बनी, उसमें भी अलग अलग मास एक्युमुलेशन हुआ, और ये प्लैनेटेसिमल्स बन करके आए, ग्रहाणु बन करके आए। और यही जो प्लैनेटेसिमल्स बन करके आए, यानी जो सेंटर पॉइंट जो हमारा प्रोटोस्टार बनाया, उसके चारों तरफ ये जो तमाम प्लैनेटेसिमल्स थे, ये प्लैनेटेसिमल्स भी आपस में यूनाइट हुए, और हमारा प्रोटो प्लैनेटरी सिस्टम बन करके आया, हमारा प्रारंभिक प्लैनेट्स बन करके आए, और उससे हमारा आधुनिक प्लैनेट का सिस्टम बन करके आया, और उसी दौरान हमारी पृथ्वी भी बनी हुई है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी भी बनी हुई है, जैसे तमाम सोलर सिस्टम के प्लैनेट बने हुए हैं। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत कहा जाता है। कांट एंड लाप्लास, कांट ने दिया, उसको लाप्लास ने जो है संशोधित किया, तो लाप्लास थ्योरी कहा जाता है इसको। वर्तमान में जो है लाप्लासियन थ्योरी के रूप में जाना जाता है। हुआ क्या कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनको प्लैनेटॉइड्स कहा जाता था,
they accelerated or combined to build larger object such as planet। यानी जो तमाम प्लैनेटॉइड्स थे या छोटे छोटे पार्टिकल्स या आपस में यूनाइट होते चले गए और फिर जो है ये धीरे धीरे यूनाइट होते होते इन्होंने बिल्ड किया क्या, प्लैनेट को यानी ग्रहों का निर्माण किया। जब ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ तो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स बन करके आए, बड़े प्रोटो प्लैनेट बन करके आए, उन पर बम्बार्डमेंट होना शुरू हुआ। हमारी अर्थ में भी ढेर सारे बम्बार्डमेंट लगातार स्पेस से हो रहे थे और शुरुआती दौर में तो तमाम चूंकि प्लैनेटॉइड्स बने थे तो बम्बार्डमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो आकर के टकरा रहे थे और अर्थ का जो है निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक बड़ा कोलिजन हुआ। कहा जाता है कि एक बड़े कोलिजन ने हमारे मून का निर्माण किया, हमारे चंद्रमा का निर्माण कर दिया। कैसे? तो कहा जाता है कि जब पृथ्वी बन रही थी होमोजीनियस हार्ट मिक्सचर के रूप में हमारी अर्थ थी, तो उसी समय जब गैसीय गोला थी पृथ्वी, तब आकर के एक इंपैक्टर टकराया। इस इंपैक्टर को कई जगहों पर थिया नाम से संबोधित किया जाता है। ये इंपैक्टर थिया आकर के टकराता है और टकराहट के 4.2 मिनट बाद ही इंपैक्ट यानी थिया जो इंपैक्टर है यह हमारे अर्थ में समाहित होना शुरू हो गया, यानी एब्जॉर्ब हो गया। धीरे धीरे 8.4 मिनट के भीतर भीतर यह अर्थ को चार्ड करना शुरू कर दिया। चूंकि होमोजीनियस हार्ट मिक्सचर था, गैसीय बादल थे, इसको इसने क्या किया, अपनी स्पीड के कारण चार्ड कर दिया और 125 मिनट के बीच में अर्थ लगभग चार्ड हो गई। ये इंपैक्टर का बड़ा हिस्सा, ये कई पार्ट में टूट गया इंपैक्टर का हिस्सा, और ये जो है कई पार्ट में जो टूटा ये थोड़ी दूरी पर जाकर के, स्पीड इसकी चूंकि कम होती चली गई तो थोड़ी दूरी पर जाकर के रुक गया। इसके टूटे हुए हिस्से ये अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे और अर्थ के चारों तरफ शुरुआती दौर में एक रिंग बन गई इस इंपैक्टर के इंपैक्ट के कारण, यानी थिया के टकराने के कुछ समय बाद अर्थ के चारों तरफ एक रिंग का निर्माण हो गया। जैसे सैटर्न के चारों तरफ रिंग है, शनि के चारों तरफ वलय हैं, वैसे ही वलय का निर्माण हो गया। और फिर इसमें ग्रेविटी लगनी शुरू हुई तो तमाम जो पार्टिकल्स स्पेस में आ गए थे वह जो है या तो इस थिया के बचे हुए हिस्से में जाने करके गिरने लगे या जो है अर्थ पर आकर के गिरने लगे। इस तरीके से इन दोनों पर गिरते गिरते धीरे धीरे ये ऑर्बिटल एक्सिस इनका क्लियर हुआ और इस तरीके से हमारे मून अर्थात चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो है निर्माण की प्रक्रिया है। अभी जो है क्रुथेन नामक एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया गया और इसे जो है पृथ्वी का दूसरा नेचुरल मून कहा जाता है, दूसरा प्राकृतिक चंद्रमा कहा जाता है। ये अर्थ के राउंड में इस तरीके से चक्कर लगाता है क्रुथेन, और इसे जो है अर्थ का दूसरा नेचुरल मून भी कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और इसका जो एक्सिस का पर चक्कर लगाने का तरीका है वह बिल्कुल अलग है। किस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है उसको आप ध्यान में रखिए। क्रुथेन यानी अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी इन सभी चीजों से बनकर के आई तो कैसी थी, होमोजीनियस और वेरी हॉट, एक आग का गर्म दहकता हुआ गोला, इस तरीके का पृथ्वी रही होगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मून हमारे बहुत पास था, धीरे धीरे वो दूर जाता गया, तब मून ऐसा दिखाई देता था और बम्बार्डमेंट लगातार हो रही है और तमाम जो गैसेस हैं वह लगातार रेगुलेट हो रही हैं, अर्थ पर आती हैं। चूंकि बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर वेपर जाता है, कंडेंस होता है, फिर गिरता है, फिर जो है ये वेपर में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन इवेपोरेशन की प्रोसेस अरबों साल तक चलती रहती है और फिर जो है प्रिमिटिव ओशियन बन करके आता है, प्रारंभिक समुद्र बन करके आता है, पृथ्वी पर पानी बन करके आता है। बाई 3.5 बिलियन ईयर एगो, अगर हम 3.5 अरब साल पहले तक की कहानी की बात करें, व्हेन द अर्थ वाज नियरली 2 बिलियन ईयर ओल्ड,
यानी पृथ्वी जो है तब लगभग कितनी ओल्ड थी, 2 बिलियन वर्ष पुरानी हो चुकी है। अगर हम 5.5 बिलियन से जो है एज लेकर के देखें तो पृथ्वी जो है वो 2 बिलियन ईयर ओल्ड हो चुकी है। एंड इट हैड अ थिक एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ जो है धीरे धीरे एक बहुत मोटा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। और इस एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और तमाम वोल्केनिक गैसेस मौजूद थी। यानी ऑक्सीजन नहीं था जो वर्तमान में हमारा ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, जैसा आज का एटमॉस्फेयर है वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था। तो आपसे सवाल बनने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी पर पहला एटमॉस्फेयर कब बन करके आया? तो 2 तरीके से इसके टाइम को पूछा जा सकता है कि कितने अरब वर्ष पहले बना। ठीक है, तो 3.5 बिलियन ईयर एगो, या अर्थ के बनने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसके कितने वर्ष बाद बना, तो 2 बिलियन ईयर ओल्ड अर्थ थी। 2 अरब साल की हुई जब पृथ्वी, तब जो है एटमॉस्फेयर बना। और पहला एटमॉस्फेयर काफी थिक था, काफी मोटा एटमॉस्फेयर था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और तमाम वोल्केनिक गैसेस, चूंकि वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, हमारा क्रस्ट अधिकांश हिस्सा वोल्केनिक एक्टिविटी से भरा पड़ा था, तो वोल्केनिक गैसेस थी जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुखता के साथ थी। जब धीरे धीरे और टाइम बीता, यानी लगभग 1 अरब साल बाद की कहानी, आज से 2.5 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। 1 अरब साल तक आते आते कॉन्टिनेंट भी बनने शुरू हो गए, यानी जमीन बननी शुरू हो गई, और जो प्रिमिटिव ओशियन था उससे निकल करके जमीन आई। कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड का, स्पेशली छत्तीसगढ़ का जो बस्तर टेरेन है, वह जो है माना जाता है कि प्रिमिटिव ओशियन से निकलने वाले सबसे प्राचीन लैंड में शामिल था। तो चूंकि भारतीय हिस्सा है, पहला जो लैंड निकल करके आया प्रिमिटिव ओशियन से, तो इसलिए आपको याद रखना है बस्तर टेरेन को अमूमन माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट टेरेन ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी का सबसे प्राचीन जो जमीन है वो कहां है, इंडिया में, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से। एक क्वेश्चन वो जो है अनआंसर्ड है कि व्हेन डिड प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट्स। आज तक इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है कि भाई प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया कब हुई और कितनी बार हुई। ठीक है, वर्तमान में जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं वह एक अलग मुद्दा, लेकिन क्या इसके पहले भी प्लेट टेक्टोनिक्स हुई है, या प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअल में कब स्टार्ट हुई, ये अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। इसका कोई एक सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। एक खास बात समझिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन्स बनकर के आने शुरू हुए, और फाइटोप्लैंक्टन्स इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी बनकर के आया। ब्लू ग्रीन एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स बनकर के आए, और इनमें क्या था, क्लोरोफिल था। इस क्लोरोफिल ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से धीरे धीरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आनी शुरू हुई। चूंकि ये प्रोसेस लगातार चल रही थी तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड यह डिक्रीज करना शुरू किया। इसके पीछे के रीजन की अगर हम बात करें तो पहला रीजन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कार्बनिक पदार्थों को बनाने में हो गया। यानी अगर हम देखें तो होता क्या है कि बन करके आता है कार्बोहाइड्रेट C12O6 बन करके आता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यह जो है होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। सम ऑफ विच इज लॉस्ट टू द सिस्टम। इनमें से तमाम सारी जो ऑर्गेनिक मैटर था, दैट फॉर एग्जांपल ड्रॉप्स ऑफ द बॉटम ऑफ द ओशियन बरीड। इनमें से तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर थे जो ओशियन के नीचे सेटल होते चले गए, जो हमारा प्रिमिटिव ओशियन था उसमें सेटल होते चले गए, दबते चले गए, या जो है उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक पार्टिकल्स आते रहे और वो बरीड हो गए, दबा दिए।
इन्हीं का प्रयोग जो है आजकल हम करते हैं, जो तमाम हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके रूप में इनका इस्तेमाल हम करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में। बट क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुई? क्या कोई ऐसी प्रोसेस भी थी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में भी रिमूव किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तमाम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स थे, और ये जो है प्रिमिटिव ओशियन में वाटर वेपर है, वाटर वेपर बहुत हीट फॉर्मेट में है क्योंकि बहुत ठंडी नहीं हुई है पृथ्वी, और इस वजह से जो है यहां पर एसिड रेन हो रही है। यानी ये क्या बनाएंगे? H2SO4 बनाएंगे, HNO3 बनाएंगे और H2CO3 बनाएंगे। ये सभी क्या हैं? एसिड हैं। और ये एसिड जब गिरे तो इन्होंने केमिकल वेदरिंग किया, रासायनिक अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया शुरू की, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त भी हुई इस पूरी प्रोसेस में। तो यह भी ध्यान में रखे रहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड न सिर्फ यूटिलाइज हो रही है बल्कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में रिमूव हो रही है। लेकिन यूटिलाइजेशन की प्रोसेस काफी तीव्र थी। इसी दौरान बन करके आया, तमाम जीव बन करके आए। पहला जीव कोई सर्वेट्स बन करके आता है, जैसा कि JBS हाल्डेन और AI ओपेरिन कहते हैं। इसके केमिकल इवोल्यूशन की प्रोसेस की बात करते हैं, और ये जो केमिकल वेदरिंग और फोटोसिंथेसिस है, इसी से केमिकल इवोल्यूशन की प्रोसेस निकल करके आती है, जिसको स्टैनले मिलर ने अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया हुआ है, जो विद्युत स्फुलिंग विसर्जन उपकरण लेकर के आए। उसके आधार पर इन्होंने प्रिमिटिव इन्वायरमेंट से कैसे जीवन आया है उसको भी इन विट्रो कंडीशन में लैबोरेटरी में प्रूव भी किया है। साथ ही जो है यूग्लिना बन करके आया। यूग्लिना में क्या था? यूग्लिना एक ऐसा जीव जो अपने भीतर क्लोरोफिल को रखे हुए था, इसीलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहा जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है यूग्लिना को, तो इसको याद रखें। नाउ धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती चली गई। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड कम होती चली गई तो हमारी पृथ्वी वह आइस के बॉल में कन्वर्ट हो गई, पूरी तरह से बर्फ के गोले में। यानी पृथ्वी पर क्या हुआ? आइस एज आ गया। लेकिन केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई, रासायनिक अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा तो फिर ये बर्फ पिघली, और अंततः पृथ्वी धीरे धीरे हमारे इस रूप में आ गई, वर्तमान स्वरूप में पृथ्वी आ गई। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, आइस मेल्ट होती चली गई। तो ये आइस एज से पृथ्वी, यानी एक होमोजीनियस हार्ड मिक्सचर से आइस एज तक, और फिर वापस इस स्थिति तक आने की कहानी है, वर्तमान स्थिति तक आने की कहानी। कहने का मतलब है, जब हम बात करते हैं तो अर्थ का निर्माण कैसे हुआ है, तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम जब बना, सौर मंडल जब हमारा बना, एक नेबुला थी जिसमें जो है सेल्फ ग्रेविटी के कारण सेंटर पर मास एक्युमुलेशन हुआ, प्रोटोसन, और सर्कम स्टेलर डिस्क बन करके आई, और इनमें एक्रीशन स्टार्ट हुआ। इस एक्रीशन के परिणाम स्वरूप जो है प्लैनेट बने, और फिर प्रेजेंट डे सोलर सिस्टम बन करके आया। इसमें भी क्या हुआ, जो तमाम प्लैनेटेसिमल्स के पेबल्स थे वह आपस में लगातार गिरते गए, और इन प्लैनेटेसिमल्स से धीरे धीरे प्लैनेटरी एम्ब्रियो बना। फिर हमारा प्रोटो अर्थ बन करके आया। उसी दौरान थिया का टकराहट हुआ, फिर यह आगे की तरफ जाकर के रुक गया, और इस तरीके से अर्थ और सन इन दोनों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों का निर्माण हुआ है। तो निर्माण की प्रक्रिया जो मैंने आपको पूरी बताई, उसका एक शॉर्ट समरी इस फिगर में मैंने आपको दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरी की पूरी समरी आपको याद रहेगी, तो पूरे प्रोसेस याद रहेगी कि कैसे पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ है। हम अर्थ मूवमेंट और उसके इंपैक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ अर्थ की बात करने वाले हैं, अर्थात पृथ्वी के गतियों की बात करने वाले हैं, उसके मूवमेंट की बात करने वाले हैं।
पृथ्वी की गतियों की जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में रोटेशन और रिवोल्यूशन यही दो आते हैं, लेकिन वो प्राइमरी मूवमेंट है। इसके अलावा अर्थ सेकेंडरी टाइप के मूवमेंट भी करती है, जिनमें प्रिसिशन, न्यूटेशन, चैंडलर वेबल, मिलानकोविच साइकिल जैसे मूवमेंट शामिल हैं। तो ये ध्यान में रख रहिएगा, न सिर्फ प्राइमरी मूवमेंट बल्कि सेकेंडरी मूवमेंट भी आपको याद होना चाहिए। कहने का मतलब है अर्थ दो प्रकार से मूवमेंट करती है, दो प्रकार की जो है गतियां पृथ्वी में देखी जाती हैं। पहली है प्राइमरी मूवमेंट, प्राथमिक प्रकार की या प्रारंभिक प्रकार की गतियां, यानी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, अर्थात अपनी एक्सिस पर रोटेट करना और सूर्य के चारों तरफ घूमना। देन सेकेंडरी मूवमेंट यानी द्वितीयक जो गति है, जैसे प्रिसिशन, न्यूटेशन, चैंडलर वेबल एंड मिलानकोविच साइकिल, इन सब पर चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मूवमेंट की, और उसमें भी बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। यानी पृथ्वी पर रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपने एक्सिस अक्ष पर घूमना, वह जो है कहलाता है रोटेशन। द टाइम ऑफ वन रोटेशन इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, लगभग 24 घंटे लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं वन डे, यानी एक दिन। एंड रोटेशन के रिजल्ट के रूप में हमको क्या मिलता है? डे एंड नाइट मिलता है। दिन और रात की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ये रोटेशन मूवमेंट का रिजल्टेंट है, रोटेशन मूवमेंट के कारण। कहने का मतलब है सूर्य का प्रकाश की तरफ सनरेज जहां से आ रही है, उसके सामने पृथ्वी का जो हिस्सा पड़ता है वहां पर डे रहता है, दिन रहता है, और जो उसके अपोजिट हिस्सा पड़ता है वहां पर रात रहती है। एक चीज, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में। जो रोटेशन का डायरेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसा है, तो वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमती है पृथ्वी। इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है? सूर्य जो है वो पृथ्वी पर कहां उगेगा? पूरब में उगेगा, और अस्त कहां पर होगा? पश्चिम में होगा। तो रोटेशन से ये इंपैक्ट पड़ता है, दिन और रात का इंपैक्ट, और किस डायरेक्शन में सनराइज होगा, सनसेट होगा, यह तय होता है। कहने का मतलब है इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या है, डे एंड नाइट। इसके अलावा रोटेशन के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक इंपैक्ट पड़ता है, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इट इज द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल है कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा टाइम जोन्स भी रोटेशन से जो है होता क्या है कि सन की स्थिति के अकॉर्डिंगली हम तय करते हैं टाइम जोन्स को, और उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को, घटनाओं को, और पृथ्वी के हिस्ट्री और अन्य इवेंट्स को हम याद कर पाते हैं, जान पाते हैं कि कब कैसा है, उसका कंपैरिजन कर पाते हैं। इसके अलावा रोटेशनल मूवमेंट जो है टाइडल इफेक्ट भी डालता है, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी रोटेट करेगी तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे, दो फोर्स, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दो तरीके के फोर्स लगेंगे। और जब ये फोर्स लगेंगे तो जाहिर सी बात है फ्लड टाइड और एब टाइड आएगा, फ्लो टाइड एब टाइड आएगा, यानी ज्वार और भाटा की कंडीशन बनती है। सो फ्लो टाइड एब टाइड की कंडीशन बन करके आती है, जिसको हम ज्वार और भाटा कहते हैं। अर्थ का रिवोल्यूशन, दूसरे प्रकार का प्राइमरी मूवमेंट क्या है? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ रिवोल्यूशन अकर्स एज द अर्थ मूव अराउंड द सन। ध्यान से समझिएगा कि दो गतिमान वस्तुओं में जब हम स्थिति का निर्धारण करते हैं किसी एक का, तो एक को हमको स्थिर मानना पड़ता है। सेम कहानी हमको अर्थ के रिवोल्यूशन के टाइम पर करनी होगी। सन को अगर हम स्टैग्नेंट माने तो पृथ्वी उसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, यानी अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ। तो कभी जो है यह सूर्य से नजदीक रहेगी, कभी सूर्य से दूर रहेगी। सो अ रिवोल्यूशन अकर्स एज द अर्थ मूव अराउंड द सन, एंड द टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, 365 दिन होता है।
बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 365.25 डेज होता है, जिसको हम 12 मंथ के रूप में डिवाइड करते हैं और 1 ईयर कहा जाता है, 1 वर्ष कहा जाता है। लेकिन ये जो 0.25 जुड़ रहा है, जब ये लगातार 4 सालों तक जुड़ेगा, यानी 0.25 4 सालों तक जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। और यही कारण है कि लीप ईयर की जब हम बात करें तो उसमें एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, 1 डे हर 4 ईयर में अतिरिक्त मिलता है। और चूंकि हर 4 ईयर में एक दिन बढ़ता है तो उसको जो है लीप ईयर के रूप में माना जाता है और उसमें एक दिन हमारे वर्ष में जोड़ दिया जाता है। और इसीलिए लीप ईयर में क्या होता है, हमारा ईयर जो है वो 366 डेज का होता है, 366 दिनों का होता है। 4 सीजन आते हैं। चूंकि अर्थ की पोजीशन सन के राउंड में अलग अलग रहती है, जैसे अगर हम बात करें इक्विनॉक्सिस की पोजीशन, इक्विनॉक्सिस की पोजीशन का मतलब हो गया कि सन जो है वो इक्वेटर पर एग्जैक्टली जो है उसके सीध में है, सन इक्वेटर के सीध में है और यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है, जिसको हम वर्नल और ऑटमन इक्विनॉक्सिस कहते हैं। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्सिस एंड ऑटमनल इक्विनॉक्सिस कहते हैं। ये 2 स्थितियां ध्यान से समझिएगा, यानी कब रहेगा, 21 मार्च 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। अब एक खास बात ध्यान में रखे रहिए कि भाई याद करने में कभी कभी क्या होता है कि जब आपको ऑप्शन देता है कि 21 मार्च 23 सितंबर और फिर ऑप्शन में आ गया 23 मार्च 21 सितंबर, तब आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। कारण यह है कि देखिए 21 पहले आता है और मार्च पहले आता है, 23 बाद में आता है, सितंबर बाद में आता है। तो पहले पहले वाला एक साथ, बाद वाला एक साथ। इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, रिवोल्यूशन से इंपैक्ट पड़ता है, जो मेजर इंपैक्ट है। और भी बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। जो मेजर इंपैक्ट है, 4 सीजन आते हैं पृथ्वी पर, 4 ऋतुएं आती हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटमन। ठीक है, तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा, दीज आर द रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। बट ऐसा नहीं केवल यही रिजल्ट है, और भी तमाम इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे सीजन्स, इसके अलावा वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यह भी इंपैक्ट पड़ता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जब हम बात करते हैं मेजर लाइंस की अर्थ के, तो ये हमारा इक्वेटर है जो सेंटर से होकर के गुजरा, इक्वेटर, और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये इक्वेटर हो गया। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क, विषुवत, मकर। ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य यहां पर सीध में है तो इक्विनॉक्सिस की कंडीशन होती है। सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सीध में है तो इसको हम बोलते हैं कैंसर सोल्स्टाइस या समर सोल्स्टाइस की कंडीशन, और ये 21 या 22 जून को होता है, 21-22 जून को होता है। सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब होता है तो इसको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस या विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं। इंडियन सिनारियो में विंटर सोल्स्टाइस हो जाएगा और इंडियन सिनारियो में समर सोल्स्टाइस हो जाएगा। ठीक है, इसको विंटर सोल्स्टाइस या कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस बोलते हैं। और ये जो है स्थिति होती है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर। चूंकि सन की पोजीशन ड्यू टू इंक्लिनेशन अर्थ में जगह जगह पर चेंज होती रहती है, इसीलिए वेरिएशन देखने को मिलता है डे एंड नाइट की लेंथ में। तो डे एंड नाइट की लेंथ में वेरिएशन क्यों है, क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है और सन की पोजीशन जो है, अपरेंट पोजीशन जो है, वो चेंज होती रहती है। अलग अलग दिन जो है सन की पोजीशन वह इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में घूमती रहती है। ठीक है, इसलिए लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट अलग अलग होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सन के राउंड में अर्थ कैसे घूम रही है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है,
तो कभी सूर्य के सबसे निकट आ जाएगी और कभी सूर्य से सबसे दूर हो जाएगी। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिहेलियन, यानी उपसौर कहते हैं। उप मतलब समीप, सौर मतलब सूर्य के। पेरी यानी नियर एंड हेलियन मतलब सूर्य, हेलियोस से बना हुआ है हेलियन। तो पेरिहेलियन यानी नियर टू द सन एंड एपहेलियन, ये जो है सन से दूर की स्थिति है। पेरिहेलियन की जो पोजीशन है ये बनती है अप्रोक्स 3 जनवरी को, 3 जनवरी को बनती है। एंड एपहेलियन की पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को बन करके आती है। 4 जुलाई को ये कंडीशन बन के आती है। तो डेट याद रखे रहिएगा, पेरिहेलियन और एपहेलियन की पोजीशन को लेकर के आपसे डेट पर भी सवाल आते सकते हैं। अब आता है डिस्टेंस कितनी होती है सूर्य से। जब हम 3 या 4 जनवरी की कंडीशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं पेरिहेलियन पोजीशन। और सन की जो डिस्टेंस है अर्थ और सन की, ये 147.095271 किलोमीटर है। ऐसे ही एपहेलियन में सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वह कितनी है, 152.091174 किलोमीटर। अब क्या होगा, जब सन जो है पेरिहेलियन कंडीशन पर है तो हमको अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि पास में है, नजदीक है, तो सूर्य हमको क्या होगा, एज कंपेयर टू द एपहेलियन पोजीशन क्या होगा, बड़ा दिखाई। और एपहेलियन पोजीशन और पेरिहेलियन पोजीशन की बात करें, जब एपहेलियन पर जाएगा तो दूर रहेगा, दूर रहेगा तो थोड़ा छोटा अपीयर होता है। सन की जो साइज है वह हमको ऐसी दिखाई प्रतीत होती है, आभासी रूप, बढ़ती और घटती हुई प्रतीत होती, लेकिन ये जो साइज में चेंजिंग है बहुत कम होता है। ऐसे ही मून हमारा जो है वो भी अर्थ के राउंड में घूमता है, और चूंकि इलिप्टिकल पाथ में मून भी घूम रहा है, तो मून जब हमारे अर्थ के सबसे नजदीक होता है तो इसको कहते हैं पेरीजी कंडीशन, उपभू कंडीशन कहते हैं। पेरीजी, पेरी यानी नियर टू, जी यानी अर्थ, जियोइड। तो जब नजदीक होता है 3,62,570 किलोमीटर, 3,62,570 किलोमीटर होता है। और जब दूर होता है वह तब जो है 4,05,410 किलोमीटर होता है, और इसको हम कहते हैं एपोजी की कंडीशन कहते हैं, अपभू की कंडीशन, यानी पृथ्वी दूर होती है। यानी एट पेरिजी पोजीशन द मून इज क्लोजर टू द अर्थ एंड लुक स्लाइटली लार्जर, कुछ बड़ा दिखाई देता है। कितना बड़ा, उस पर भी आते हैं कि एपोजी और पेरिजी के मून की अगर हम तुलना करें तो एपोजी की कंडीशन वाले मून को हम कहते हैं माइक्रो मून, और जो पेरिजी की कंडीशन का मून है इसको हम कहते हैं मैक्रो मून। यानी एट एपोजी द मून इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ एंड लुक स्लाइटली स्मॉलर। तो मून का न सिर्फ जो है साइज हमको बड़ा छोटा दिखाई देता है, बल्कि इसकी ब्राइटनेस में भी अंतर देखने को मिलता है। फिलहाल पोजीशन को ध्यान में रखिए, अभी बताते हैं कि कितना कम होता है, कितने % का अंतर पड़ता है ब्राइटनेस पर और साइज पर एपोजी और पेरिजी की तुलना करें, मैक्रो और माइक्रोमून की तुलना करें तो। देखिए, जब पेरिजी की कंडीशन पर होता है तो इसको मैक्रोमून या सुपरमून कहते हैं, और जब एपोजी की कंडीशन पर होता है तो इसको हम कहते हैं माइक्रोमून। अब दोनों की अगर हम तुलना करें तो माइक्रोमून से जो सुपरमून है वो 14% बिगर होता है, 14% बड़ा होता है, एंड 30% मोर ब्राइटर होता है, 30% ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कंपैरिजन भी करना पड़ता है, और इसको ध्यान में रखिए, कभी भी आपके एग्जाम में ये टकरा सकता है। सो पेरिजी, एपोजी, पेरिहेलियन, एपहेलियन की कंडीशन मैंने आपको ये पूरी बताई। कहने का मतलब है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कैसे घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा कैसे घूम रहा है। ये रिवोल्यूशन की कहानी है, ये परिक्रमण की कहानी मैंने आपको बताई। इसके अलावा सेकेंडरी मूवमेंट की बात करें, द्वितीयक गतियों की बात करें, तो उसमें एक मूवमेंट है प्रिसिशन, पुरस्सरण।
इट इज अ स्लो बबल इन अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या होता है, पृथ्वी लट्टू की तरह लहरदार घूमती है, और इस लट्टू की तरह लहरदार घूमने की वजह से क्या होता है कि सेलेस्टियल पोल और इक्विनॉक्सेस ये शिफ्ट होते रहते हैं या बदलते रहते हैं, यानी शिफ्ट द सेलेस्टियल पोल्स एंड इक्विनॉक्सेस। और इस साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 26,000 ईयर होता है। सो प्रिसेशन की एक साइकिल कंप्लीट होने में, पूरे शरण का एक चक्र लगने में कितना समय लगता है, 26,000 साल लगते हैं, 26,000 ईयर लगता है। अब इस प्रिसिशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमारे पोल स्टार बदलते रहते हैं। वर्तमान में जो हमारा पोल स्टार है वह है पोलरिस ए। पोलरिस जो है एक्चुअल में क्या है कि नॉर्थ पोल की सीध में जो तारा रहेगा, हमारे सेलेस्टियल नॉर्थ पोल की सीध में बिल्कुल एग्जैक्टली सीध में पड़ेगा, वो हमारा पोल स्टार रहेगा। वर्तमान में पोलरिस ए, पोलरिस जो है ये 3 तारों का समूह है, पोलरिस ए, पोलरिस ए बी और पोलरिस पी। इसमें पोलरिस ए हमको नेकेड आई से विजिबल होता है, पोलरिस ए बी और पोलरिस पी चूंकि एक के पीछे एक है, तो जो पोलरिस ए बी और पोलरिस पी हैं चूंकि ए के पीछे पड़ जाते हैं तो हमको केवल पोलरिस ए दिखाई देता है और बाकी ए बी और पी नहीं दिखाई देते, यानी ये ट्रायो स्टार है, 3 स्टार का कॉम्बिनेशन होता है पोलरिस। जब नॉर्थ पोल की सीध में पड़ेगा पोलरिस, तो पोलरिस हमारा वर्तमान में जैसे पोल स्टार है पोलरिस नॉर्थ पोल की सीध में। आगे चल करके अल्डेरामीन नॉर्थ पोल की सीध में आएगा तो अल्डेरामीन हो जाएगा। आगे चल करके डेनेब नॉर्थ पोल की सीध में आएगा तो डेनेब हमारा पोल स्टार हो जाएगा। फिर वेगा हमारा पोल स्टार हो जाएगा। अल्फा ड्रैकोनिस हमारा पोल स्टार हो जाएगा। तो अलग अलग टाइम पीरियड में पोल स्टार यानी सेलेस्टियल पोल जो हमारा है नॉर्थ पोल वाला हिस्सा, उसके सीध में जो स्टार की पोजीशन है वो बदलती रहती है और इसलिए हमारे ध्रुव तारे बदलते रहते हैं। पोलरिस, अल्डेरामीन, डेनेब, वेगा, अल्फा ड्रैकोनिस जैसे तारे हमारे ध्रुव तारे बनते रहते हैं ड्यू टू द प्रिसेशन मूवमेंट, पूरे शरण के कारण जो लट्टू की तरह घूमती है। इसके अलावा अर्थ जो है एक और मूवमेंट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूटेशन। मेन काज इज ग्रेविटेशनल टार्क फ्रॉम द मून, द सन एंड द प्लैनेट्स। एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी जो है इस पर मून, सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल टार्क भी लगता है और इस ग्रेविटेशनल टार्क के कारण जो पोल ऑफ इलिप्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो रोटेशन होता है पोल का वह क्या होता है, वबलिंग करता हुआ होता है। जब वह मूवमेंट करता है तो इस तरीके से वबलिंग करता है। तो ये जो है वबलिंग मूवमेंट है जिसको हम न्यूटेशन कहते हैं। यानी इंस्टैनियस पोल ऑफ रोटेशन को अगर लेकर के देखें तो ऐसा एक पर्टिकुलर को लेकर के अगर हम देखें तो हमको इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल टार्क फ्रॉम द मून, द सन एंड द अदर प्लैनेट। जो तमाम सारे प्लैनेट हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल टार्क लगता है, यानी कहने का मतलब है कि होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा हमारी जो है वो मेगा क्लस्टर का चक्कर, वर्गो क्लस्टर का चक्कर लगा रही है, वर्गो क्लस्टर हमारे मेगा क्लस्टर का चक्कर लगा रहा है और वह जो है हमारे अदर सेलेस्टियल सेंटर का चक्कर लगा रहा है। तो सभी मूवमेंट में है, सभी मोशन में है और इसीलिए इन सब के ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ते हैं अर्थ के मूवमेंट में, जिसके कारण एक और मूवमेंट आता है। यानी इन सब के ग्रेविटेशनल इंपैक्ट के कारण जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं न्यूटेशन। इसके अलावा चैंडलर बबल। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इनर्शिया है वह यहां पर होना चाहिए। जब एक्सिस ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वह हमारा यह होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है रेफरेंस पोल जो हम लेते हैं वह एक्सिस ऑफ इनर्शिया से हमको यह लेना चाहिए। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन
यह जो है अलग होता है हमारा, जो कि एक्सिस ऑफ इनर्शिया वाले स्थिति में न हो करके उससे अलग हट करके, ठीक है। और एक्सिस ऑफ इनर्शिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का यह डिफरेंस ही चैंडलर वेबल कहलाता है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, हमारे इंस्टैंटेनियस पोल जो है वो बदलते रहते हैं, पोलर शिफ्टिंग होती रहती है। जो रेफरेंस पोल हम लेते हैं वह अलग होता है और इंस्टैंटेनियस पोल जो है वो अलग होता है। और इससे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि एंगुलर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान में रखे रहिएगा कि एक्सिस ऑफ इनर्शिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं चैंडलर वेबल। तो ये भी एक मूवमेंट है जो कि एक्चुअल मूवमेंट से अलग हट करके होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मूवमेंट में काउंट किया जाता है। एक और तरीके का मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मिलानकोविच साइकिल। Milankovitch cycle influences long-term climate pattern, for example, ice ages. जैसे पृथ्वी पर अलग अलग टाइम पर आइस एज आए, मिलानकोविच साइकिल ये ग्लोबल इंपैक्ट की बात करता है प्रिसेशन, ऑब्लिक्विटी और एक्सेंट्रिसिटी को लेकर के, और इनके टाइम पीरियड को अलग अलग बताता है। जैसे प्रिसेशन का टाइम पीरियड है 26,000 का, ऐसे ही ऑब्लिक्विटी की अगर हम बात करें, ऑब्लिक्विटी का मतलब है कि जो अर्थ का इंक्लिनेशन है वह चेंज होता रहता है, ठीक है। 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री के बीच में हर 41,000 सालों में ऑब्लिक्विटी चेंज होती रहती है। ऐसे ही एक्सेंट्रिसिटी यानी जो एलिप्टिकल पाथ की स्थिति है वह भी लगभग हर 1 लाख सालों में बदलती रहती है, और इन्हीं को हम मिलानकोविच साइकिल कहते हैं। यानी प्रिसेशन, ऑब्लिक्विटी और एक्सेंट्रिसिटी के जो चेंज होने का टाइम पीरियड है इसको मिलानकोविच साइकिल द्वारा जाना जाता है, और इससे हमारे क्लाइमेटिक पैटर्न पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ का, जब लाइफ पढ़ेंगे उस पर आने वाले युगों की बात करें तो 4 आइस एजेस भी आते हैं जिनके नाम है प्लीस्टोसीन में आते हैं गुंज, मिंडेल, रिस एंड वर्मा। तो मिलानकोविच साइकिल को ध्यान में रख रहिएगा क्योंकि क्लाइमेटिक पैटर्न के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी 3 तरीके के मूवमेंट, प्रिसेशन यानी पुरस्सरण, ऑब्लिक्विटी जो एक्सियल टिल्ट चेंज होता है वो 41,000 ईयर में चेंज होता रहता है, और एक्सेंट्रिसिटी जो 1 लाख ईयर में चेंज होती रहती है। हम अर्थ मूवमेंट और उसके इंपैक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो यानी पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं और उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं इक्लिप्स के ऊपर यानी ग्रहण के ऊपर। ग्रहण का मतलब होता है कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बीच में आता है उसकी छाया कैसे पड़ रही है। सन, मून और अर्थ में अगर हम देखें तो कब जो है छाया पड़ रही है मून के ऊपर और कब छाया पड़ रही है वह सन के ऊपर, इसी को इक्लिप्स कहा जाता है, ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के बारे में बेसिक चीज ध्यान में रखिए कि अगर हम बात करें टाइप ऑफ इक्लिप्स की तो हाइपोथेटिकल एजम्पशन को ले लिया जाए अगर, तो 3 प्रकार के इक्लिप्स हैं। पहला है लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण की स्थिति। इसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और अर्थ की जो छाया है वह जो है मून के ऊपर पड़ने लगती है, और इस वजह से जो है मून का जो है ऊपर ग्रहण पड़ता है, इक्लिप्स होता है। दूसरी कंडीशन सोलर इक्लिप्स की है यानी सूर्य ग्रहण की है। इसमें कंडीशन होती है SME की, यानी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब ये कंडीशन होती है। इसको हम सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं क्योंकि मून की छाया जो है वो सूर्य के ऊपर पड़ती है, शैडो जो है वो इंपैक्ट डालता है मून का कहां पर, तो सोलर जो इमेज दिखाई देती है हमको नेकेड आई से जो विजिबल पार्ट है उस पर, और इसलिए सूर्य ग्रहण होता है।
एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन भी माना जाता है, एपोकैलिप्स कहा जाता है उसको, जिसमें मून और अर्थ के बीच में सन आ जाए। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मून और अर्थ के बीच में सन आ जाएगा तो दोनों का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हाइपोथेटिकल एजम्पशन में इसको माना जाता है। तो ये तीन प्रकार के इक्लिप्स होते हैं। एक में SEM की कंडीशन होती है जिसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, और सोलर इक्लिप्स में SME की कंडीशन होती है, और एपोकैलिप्स में MES की कंडीशन होती है। तो इनको जो है कंडीशंस और जो पोजीशनिंग ऑफ सन मून एंड अर्थ है, इस पर भी सवाल आते हैं, इसको ध्यान में रखे रहिए। नाउ एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अप टू 3 आवर्स तक हो सकता है, यह जो है लगभग 3 घंटे तक हो सकता है। और इसमें क्या कंडीशन होती है? SEM की कंडीशन होती है। और जब SEM की कंडीशन बनती है तो क्या होता है कि अर्थ की जो है शैडो यानी छाया जो है वह मून के ऊपर पड़ती है और इस तरीके से जो है इंपैक्ट डालती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहां पर दो तरीके की छाया पड़ती है, एक है उम्ब्रा पोजीशन की छाया और दूसरी है पेनम्ब्रा पोजीशन की। उम्ब्रा पोजीशन का मतलब होता है डार्क शैडो, यानी वह एरिया जहां पर जो है मून अगर मौजूद है तो उस पर डार्क शैडो पड़ता है, जो है वह घनीभूत छाया पड़ती है। और दूसरा है पेनम्ब्रा पोजीशन, यानी उपछाया क्षेत्र। कहने का मतलब है कि यहां पर लाइट शैडो वाला एरिया पड़ता है। तो सन मून और अर्थ की कंडीशन में अगर उम्ब्रा और पेनम्ब्रा की बात करें तो डार्क शैडो और लाइट शैडो की कंडीशन की बात की जा रही है। कहां पर जो है पूरी छाया पड़ती है और कहां पर अधूरी छाया पड़ती है। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर डार्क शैडो पड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, और अगर कंप्लीटली मून उस एरिया में आ गया तो टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और अगर पेनम्ब्रा पोजीशन पर है तो पार्शियल इक्लिप्स की कंडीशन बनती है, यानी आंशिक ग्रहण की स्थिति बनती है। एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा, ये जो चीजें हैं ये हमेशा फुल मून डेज को होती है, यानी लूनर इक्लिप्स ऑलवेज हैपन ऑन फुल मून डेज। सदैव जो है ये पूर्णिमा को होता है। लेकिन एवरी फुल मून डेज को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ और मून के ऑर्बिटल एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें 5 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पार्शियल इक्लिप्स और टोटल इक्लिप्स की कहानी, किस तरीके से आंशिक ग्रहण होता है और किस तरीके से जो है पूर्ण ग्रहण होता है चंद्रमा पर। और जब पूर्ण ग्रहण की स्थिति आती है तो कभी कभी ब्लड मून की स्थिति भी बनती है, यानी मून जो है वो पूरी तरह से रेड दिखाई देता है। इसको ब्लड मून की स्थिति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्लड मून या जो है चंद्रमा रेड क्यों होता है? वाई ब्लड मून्स आर रेड? ये लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। सनरेज की अगर हम बात करें तो सनरेज में क्या होता है? विबग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विबग्योर है सूर्य के साथ। इसमें ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रेड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, passes through the atmosphere and falls into the moon। जो लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य है वह जो है मून के ऊपर पड़ता है, बाकी स्कैटर्ड आउट हो जाता है। इसलिए जो है अम्ब्रा पोजीशन पर जब कंप्लीटली रहता है, यानी डार्क शैडो वाले एरिया में जब मून कंप्लीटली आता है तो क्या होता है कि वह ब्लड रेड दिखाई देने लगता है, यानी टोटल ब्लड रेड हो जाएगा। लेकिन जब ये जो है पार्शियल पोजीशन पर रहेगा, यानी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों में रहेगा, तो पार्शियल रूप में ये जो है ब्लड रेड रहेगा, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि पार्शियल भी है और इसके अलावे जो है आपका टोटल पूर्ण रूप से जो है ब्लड रेड हो गया जबकि वो अम्ब्रा पोजीशन पर आता है। इसके अलावे है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण।
सोलर इक्लिप्स की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वह 7 मिनट 30 सेकेंड, और इसमें पोजीशन क्या होती है, SME की पोजीशन होती है, यानी सन अर्थ के बीच में मून आ जाता है। अब होगा क्या कि मून का शैडो पड़ेगा। अब इसमें भी डार्कर शैडो एरिया को हम कहेंगे अम्ब्रा और लाइटर शैडो एरिया को हम कहेंगे पेनम्ब्रा। अगर डार्कर शैडो एरिया वाला हिस्से की बात करें, यानी अम्ब्रा वाला हिस्सा जो पड़ेगा, वहां से हमको टोटल इक्लिप्स दिखाई देगा, पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा। जबकि पेनम्ब्रा वाले कंडीशन में हमको पार्शियल इक्लिप्स दिखाई देगा, आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। एक खास बात ध्यान में रखे रहिए यहां पर कि ये जो सोलर इक्लिप्स की कहानी है, ये हमेशा न्यू मून डेज को होती है, यानी अमावस्या को ही होता है। कब होगा, तो न्यू मून डेज यानी अमावस्या को ही होता है। अब इसमें भी 3 कंडीशन बनती है, टोटल सोलर इक्लिप्स, जबकि पूर्णतया अम्ब्रा वाले कंडीशन में रहे, एनुलर इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स जब पेनम्ब्रा की कंडीशन में रहे। अब आते हैं एनुलर इक्लिप्स की बात करते हैं। जब जो है 2 तरीके की कंडीशन होती है मून की, एक होता है पेरिजी की कंडीशन और एक होता है एपोजी की कंडीशन। पेरिजी की कंडीशन पर जब रहेगा तब तो टोटल इक्लिप्स बनेगा, टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। लेकिन जब एपोजी की कंडीशन पर रहेगा तो ये 14% स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द सुपर मून की बात करें, यानी पेरिजी पोजीशन वाले से लगभग जो है ये कितना स्मॉलर होता है, 14% स्मॉलर होता है, 14% छोटा होता है। और इस वजह से ये पूर्णतया सन को ढक नहीं पाता है और इसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई देती है, एक वलय दिखाई देता है, और ऐसे इक्लिप्स को एनुलर इक्लिप्स कहा जाता है। क्योंकि ये क्या है, एज कंपेयर टू द सुपर मून ये क्या है, 14% स्मॉलर है, 14% छोटा है। ठीक है, यानी टोटल इक्लिप्स की बात करें तो उसमें पूर्ण रूप से सूर्य ढका हुआ रहता है और केवल डायमंड रिंग दिखाई देती है, क्योंकि ध्रुवों पर चपटा है, पोल पर क्या है वो हल्का सा सप्रेस है। एनुलर इक्लिप्स में क्या होता है, पूरा रिंग बन करके आता है, एक रिंग की तरह दिखाई देता है, और पार्शियल इक्लिप्स में आंशिक ग्रहण की स्थिति बनती है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि क्यों जो है हर न्यू मून डेज या हर फुल मून डेज को इक्लिप्स नहीं होता है। क्योंकि अगर हम देखें ऑर्बिटल एक्सिस वो 5 डिग्री टिल्टेड है, सन और मून और अर्थ का जो है ऑर्बिटल एक्सिस अगर हम कंपेयर करें तो 5 डिग्री का टिल्ट देखने को मिलता है, 5 डिग्री का झुकाव देखने को मिलता है, और इसी कारण से एवरी फुल मून डेज या एवरी न्यू मून डेज को इक्लिप्स नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है। एक और चीज है कि मिनिमम कितने इक्लिप्स हो सकते हैं इन अ कैलेंडर ईयर। इन अ कैलेंडर ईयर 2 पोजीशन मानी जाती है हमारी मैथोलॉजी में, एक केतु पोजीशन जिसको हम अपर पोजीशन कहते हैं, और एक राहु पोजीशन यानी अपर एंड लोअर पोजीशन। तो मिनिमम 2 इक्लिप्स तो एक कैलेंडर ईयर में होंगे ही होंगे, जो दोनों के कटान बिंदु हैं। यानी सन मून अर्थ की ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये साल में, एक कैलेंडर ईयर में एक बार तो कट करेंगे ही करेंगे एक दूसरे को, और इसलिए जो है ये 2 पोजीशंस बन करके आएंगी। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग याद रखे रहिएगा। और राहु केतु जो हमारे माइथोलॉजी में कहे गए हैं ना, ग्रहण कर लेते हैं, वो इसी बात को लेकर के पोजीशंस हैं, अर्थ ऑर्बिट और मून ऑर्बिट के कट पोजीशंस है, लूनर ऑर्बिट और अर्थ ऑर्बिट के। हम अर्थ मूवमेंट और उसके इंपैक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी पृथ्वी की गतियों और उसके पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं टाइड यानी ज्वार और भाटा के ऊपर। टाइड की अगर हम बात करें, फ्लो टाइड यानी ज्वार, और एब टाइड यानी भाटा। अब ये टाइड है क्या चीज, upward or downward movement of earth water due to gravitational force of sun, moon and rotational force of earth। तो 3 तरीके के फोर्स लगते हैं।
पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और एक और लगता है, चूंकि अर्थ रोटेट करती है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे, यानी टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल लगेंगे। और ये सभी बल मिलकर के फ्लो टाइड और एब टाइड बनाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्वार और भाटा बनाते हैं। अपवर्ड मूवमेंट फ्लो टाइड कहलाता है और डाउनवर्ड मूवमेंट एब टाइड या भाटा कहलाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीजों को। टाइड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसके परिभाषा की बात करें, इट इज अ पीरियाडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल caused by gravitational pull of the moon and the sun and rotational force of the earth। तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा कि ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। टाइड में दो तरीके की चीज होती है, एक होता है फ्लो टाइड और एक होता है एब टाइड। फ्लो टाइड का मतलब होता है ऊपर की ओर पानी का आना, और जो है एब टाइड का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। और जहां तक पानी बढ़ करके आता है और जहां तक वापस जाता है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं इंटर टाइडल जोन। ये जो पूरा एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? इंटर टाइडल जोन। तो ये जो है ध्यान में रख रहिएगा इंटर टाइडल जोन के बारे में, कि ये क्या है, जहां तक जो है फ्लो टाइड पहुंचता है और एब टाइड में जहां तक वापस आता है उसके बीच का जो एरिया है वह पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इंटर टाइडल जोन कहलाता है। अब समझिए कि अर्थ का जो है कैसे इन्वॉल्वमेंट है और सन का कैसे इन्वॉल्वमेंट है, मून का कैसे इन्वॉल्वमेंट है। सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हालांकि सन बहुत बड़ा है और मून एज कंपेयर टू द सन बहुत छोटा है, लेकिन सन हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है और मून हमारे अर्थ के बहुत पास में। यही कारण है कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना करें अर्थ वाटर पर, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वो 2 टाइम्स ऑफ द सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का है, 2 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि ये पास में है। हालांकि जो है ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, लेकिन पास में होने के कारण मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू द सन, जैसे इसका 1 मान लें तो इसका 2 लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इन्वॉल्व होते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो टाइडल बल्ज बनेगा, फ्लो टाइड आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो टाइडल बल्ज नीचे की तरफ खींचा जाएगा और एब टाइड आएगा, भाटा आएगा। तो ये चीज ध्यान में रख रहिएगा कि ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन फ्लो टाइड एंड ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन एब टाइड। इसके अलावा कुछ फैक्ट दिमाग में रख लीजिए, जैसे हाईएस्ट टाइड की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट टाइड कहां आता है? वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड आता है बे ऑफ फंडी में, नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा, अप टू 16 मीटर। बे ऑफ फंडी की अगर हम बात करें तो ये जो है फंडी की खाड़ी है, इसमें एवरेज 16 मीटर की हाइट तक आता है, बट कभी कभी जो है ये बहुत ज्यादा हाइट तक भी हो जाता है। जब आप नोवा स्कोशिया के पास देखेंगे, बे ऑफ फंडी है नोवा स्कोशिया के पास ईस्टर्न कोस्ट में, जहां पर न्यू फाउंडलैंड है, उसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्ट में तो वहां पर है नोवा स्कोशिया, और वहीं पर जो है आता है हाईएस्ट टाइड। इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द कोस्टल एरिया। एक्चुअल में जो कोस्टल एरिया के लैंडफॉर्म है उनका इंक्लिनेशन इस तरीके का है कि यहां पर पानी जो है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उछलता है, आगे बढ़ता है, और इसीलिए जो है यहां पर हाईएस्ट टाइड आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ड्यू टू द लैंडफॉर्म पोजीशन, जो वहां पर भूस्थितिकी है उसके आधार पर।
हाईएस्ट टाइड इंडिया की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ खंभात में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, गुजरात में आता है, और अप टू 11 मीटर हाइट तक का आता है, 11 मीटर की ऊंचाई तक का आता है। ठीक है। व्हेन टाइड इज चैनल्ड बिटवीन आइलैंड आर इनटू बे एंड एस्चुरी, जब जो है ज्वार भाटा वह आए दो आइलैंड के बीच में, जैसे यहां पर दो आइलैंड है, एक आइलैंड ये, एक आइलैंड, दो आइलैंड के बीच में आए, या बे और एस्चुअरी के बीच में आए। एस्चुअरी का मतलब होता है कि वो एरिया जहां पर नदियां समुद्र में, जैसे मान लीजिए हमारा ओशन है, ओशन में रिवर जो है वो बगैर टुकड़ों में टूटे डायरेक्ट आकर के मिल जाए, जैसे ये हमारी रिवर है और ये ओशन। तो रिवर अगर ओशन में डायरेक्ट आकर के मिल जा रही है तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं एस्चुअरी। ठीक है। और बिटवीन आइलैंड का मतलब एक आइलैंड इधर है, एक आइलैंड इधर है, और इनके बीच में आए टाइड, तो इसको हम कहते हैं टाइडल करंट, ज्वारीय प्रवाह कहते हैं, टाइडल करंट कहते हैं। यानी द टाइड विच अकर बिटवीन बे एंड एस्चुअरी, जैसे बे ऑफ बंगाल है, वहां पर जो आपकी हुगली की एस्चुअरी बनती है, या जो है मेघना की एस्चुअरी बनती है, हुगली और मेघना की जो एस्चुअरी हैं वहां पर जो आ रहा है टाइड, या जो है दो आइलैंड्स के बीच में आ रहा है टाइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइडल करंट कहेंगे, ज्वारीय धारा कहेंगे। एक सवाल और आता है कि भाई दो हाई टाइड और दो लो टाइड के बीच में रेगुलर इंटरवल कितना होता है? तो ये एक फिक्स इंटरवल होता है, क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट के कारण है। ठीक है। और रेगुलर इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड, देखिए एक हाई टाइड आएगी, फिर एक लो टाइड आएगी, फिर एक हाई टाइड आएगी, फिर एक लो टाइड आएगी। तो दो हाई टाइड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, या दो लो टाइड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, वो कितना है? 12 आवर 25 मिनट का है, 12 घंटे 25 मिनट का अंतराल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई एंड लो टाइड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? तो इसका हाफ हो जाएगा 6 आवर। ठीक है। और 25 का हाफ अगर हम करेंगे तो 6 आवर एंड 12.5 मिनट। ठीक है। 6 आवर 12.5 मिनट। ये जो है ध्यान में रख रही है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। फ्लो टाइड और एब टाइड, यानी कहने का मतलब हाई टाइड और लो टाइड की अगर हम बात करें, फ्लड और एब की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ज्वार और भाटा। नाउ टाइड के अगर हम टाइप की बात करें, प्रकारों की बात करें, तो अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है इनको। जैसे टाइड को अगर हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखें, मींस वाइल टाइड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। पहला है सेमी डाईयूरिनल टाइड के बारे में जानिए। सेमी डाईयूरिनल टाइड, दे आर द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न। पृथ्वी पर जो मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न है वो कैसा है? सेमी डाईयूरिनल टाइडल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड ईच डे, प्रत्येक दिन दो हाई टाइड आती है और दो लो टाइड आती है। दो ज्वार आएंगे, दो भाटा आएंगे। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, दो हाई टाइड और दो लो टाइड आती है प्रत्येक दिन, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी डाईयूरिनल टाइड कहेंगे। ये जनरली यही टाइड आती है, बट ऐसा नहीं केवल यही टाइड है, इसके अलावा डाईयूरिनल टाइड आती है। डाईयूरिनल टाइड का मतलब होता है ओनली वन हाई टाइड एंड ओनली वन लो टाइड ईच डे।
प्रत्येक दिन केवल एक दीर्घ ज्वार और एक जो है लघु ज्वार है। ठीक है, तो इसको कहेंगे डाईयूरेनल। इसके अलावा होता है मिक्स्ड टाइड, मिश्रित प्रकार का, यानी टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाइट्स। जब जो है ज्वार और भाटा की हाइट में वेरिएशन हो तब उसको हम कहते हैं मिक्स्ड टाइड। दे जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर। यानी अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी किनारा अगर हम देखें तो ये जो है वेस्टर्न कोस्ट है। तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यहां पर है कैलिफोर्निया, फिर ओरेगन और वाशिंगटन। सिर्फ हम यूएसए की ही अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन है। इस कोस्टल एरिया में टाइड कैसा आता है? मिक्स्ड प्रकार का आता है, जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन अगर हम यूएसए की बात करें, और मैक्सिको का जो कोस्टल एरिया है, कनाडा का जो कोस्टल एरिया है वेस्टर्न कोस्ट वाला। इसमें होता क्या है कि जो टाइड है इसकी हाइट जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड प्रकार का टाइड कहेंगे। अब देखिए यहां पर जो है हाइट अलग है, यहां हाइट अलग है, इधर हाइट अलग है, तो हाइट जो है वो बदलती रहती है। इसके अलावा स्प्रिंग टाइड की अगर हम बात करें तो फुल मून और न्यू मून डेज को स्प्रिंग टाइड आता है। कैसे आता है वो समझिए। इसमें क्या होता है, सन मून अर्थ जो है एक लीनियर पोजीशन पर आते हैं, यानी सिजगी की पोजीशन पर आ जाते हैं, युति की पोजीशन पर आ जाते हैं, तो आता है स्प्रिंग टाइड। इसको हम कहते हैं लीनियर पोजीशन या सिजगी पोजीशन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि सन, मून और अर्थ परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के जब लंबवत होते हैं तब की स्थिति की बात करें, चाहे इधर, यानी मून यहां पर भी हो तब भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? नीप टाइड आएगा, लघु ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे सन एंड मून के, सो नीप टाइड आएगा। इसके अलावा मैग्नीट्यूड जो टाइड का है वो पेरीजी, एपोजी, पेरीहेलियन, एपहेलियन पोजीशन पर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें पेरीजी के कंडीशन की, पेरीजी का मतलब होता है व्हेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी जो चंद्रमा है वह क्या है, पृथ्वी के निकट है, तो उसको हम कहेंगे पेरीजी। और इसमें जो है चंद्रमा वह काफी बड़ा दिखाई देता है, काफी ब्राइटर दिखाई देता है, और उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। और ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा क्योंकि 14% का अंतर आ जाता है, और ब्राइटनेस में 30% का अंतर आता है। साइज में जो है अगर हम देखें तो 14% बिगर अपीयर होता है, 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है पेरिजी पोजीशन पर अगर होता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड अकर। सो पेरिजी पोजीशन पर, यानी मून जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट जब रहता है तब क्या होता है, अनयूजुअल हाई और अनयूजुअल लो टाइड आते। यही जब एपोजी कंडीशन, एपोजी का कंडीशन का मतलब होता है व्हेन मून्स ऑर्बिट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, यानी मैक्रो मून की कंडीशन दिखाई दे रही है, वह सुपर मून से 14% जो है स्मॉलर अपीयर हो रहा है और दूर है तो ग्रेविटेशनल पुल भी क्या होगा, कम लगेगा। अब ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा तो जाहिर सी बात है टाइडल रेंज विल बी मच लेस देन द एवरेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो टाइडल रेंज है वह क्या होगी, वह बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्या है, दूर होने की वजह से कम लग रहा है। तो एपोजी पोजीशन और पेरिजी पोजीशन पर इस तरीके से टाइड के मैग्नीट्यूड पर अंतर पड़ता है, उसकी तीव्रता पर अंतर पड़ता है। यहां पर समझिएगा एपोजी और पेरिजी की कंडीशन और एपहेलियन और पेरीहेलियन की कंडीशन।
एपोजी और पेरिजी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूर है चंद्रमा और पेरिजी में क्या है, पास में। ऐसे ही एपहेलियन और पेरीहेलियन की कंडीशन, चूंकि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इंपैक्टेड होता है। तो एपहेलियन का मतलब हो गया जब दूर है, और पेरीहेलियन का मतलब जब नजदीक है, जैसे 3 या 4 जनवरी की कंडीशन और ये 4 जुलाई की कंडीशन। ठीक है। पेरीहेलियन का मतलब होता है इट इज द पोजीशन वेयर द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन अराउंड 3rd of January और 4th of January। अब क्या होगा, पेरीहेलियन पर क्या होता है कि हमें पास में रहेगा, पृथ्वी क्या है, वो सूर्य के निकट है। सो निकट है तो अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड आएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वह इंपैक्टेड कर रहा है इसको। ऐसे ही जब एपहेलियन की पोजीशन पर आ जाए, एपहेलियन इज द पोजीशन वेयर द अर्थ इज farthest from the sun around 4th of July. So tidal range are much less than the average during this period, क्योंकि एवरेज से ये कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सूर्य की दूरी बढ़ गई तो उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, पेरीजी, एपोजी, पेरीहेलियन, एपहेलियन की कंडीशन में किस तरीके से टाइड के मैग्नीट्यूड पर आता है। अब टाइड को उनके मैग्नीट्यूड के आधार पर अलग अलग टर्म से जाना जाता है। जैसे माइक्रो टाइडल की अगर हम बात करें तो टाइड लेस देन 2 मीटर इज नोन एज माइक्रो टाइडल रेंज। अगर टाइड का रेंज जो है वो 2 मीटर से कम का है तो उसको माइक्रो टाइडल बोलते हैं। अगर 2 to 4 मीटर है तो इसको हम मीजो टाइडल बोलते हैं, और 4 मीटर से अधिक है टाइडल रेंज तो इसको हम कहते हैं मैक्रो टाइडल टाइड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टाइड की बात करते हैं। टाइड का क्या इंपैक्ट पड़ता है? इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ वाटर विच हेल्प शिप्स मूव सेफली टू द पोर्ट। एक्चुअल में क्या होता है टाइड में, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोस्टल एरिया है, अब यहां तक पानी है समुद्र का, सपोज करिए ओशियन का पानी यहां तक है। जब टाइड आएगा तो ये पानी आगे बढ़ाएगा, और जब पानी आगे बढ़ जाएगा तो डेप्थ जो है ओशियन की आगे तक आ जाएगी, और पोर्ट जो है वहां तक, ये कोई शिप है अगर तो वो क्या होगा, पोर्ट तक आसानी से आ जाएगा। So it increases the depth of water which help ships move safely to the port. क्यों? क्योंकि मून क्या करता है, बल्स ऑफ द सी को पुल आउट करता है और खींचता है। इस तरीके से आप देखिए। इसके अलावा टाइड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पोर्ट एंड द ओपन सी, यानी क्या करेगा, आप देखिए पानी को जब बढ़ा रहा है तो ये क्या करेगा, पोर्ट और ओपन सी के बीच में एक लिंक का काम करेगा टाइड। Some of the world major ports such as London Port on the river Thames and Kolkata Port on the river Hooghly are located on the rivers. They are away from the sea coast. So कोलकाता पोर्ट या लंदन पोर्ट पर जहाज कैसे पहुंचेंगे, टाइड्स की वजह से पहुंचे, क्योंकि ये रिवरीन पोर्ट हैं, नदियों के किनारे बनाए गए। टाइड जब आती है तो जहाज किनारे तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जो रिवरीन पोर्ट हैं उनमें। इफेक्ट ऑफ टाइड की अगर हम बात करें तो टाइडल करंट क्लियर अवे द रिवर सेडिमेंट। नदियां क्या होती हैं कि किनारे पर ले आकर के अवसाद जमा करती हैं, सेडिमेंट जमा करती हैं, क्योंकि नदियां क्या होती हैं धीरे धीरे स्लोप कम होता चला जाता है। जैसे सपोज करिए कोई रिवर आ रही है, तो जब ये जो है
मैदानी इलाके में समुद्र के पास तक पहुंचने वाली होती है तो स्लोप कम होने के कारण कई टुकड़ों में ऐसे छोटे छोटे टूट जाती है, ठीक है। और सेडिमेंटेशन जो है वो अलग तरीके का हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और एक आकृति बनाती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा। अब टाइड आएगा तो जो सेडिमेंट्स यहां पर किनारे पर मौजूद हैं उनको क्या करेगा, क्लियर आउट करेगा। जब क्लियर आउट करेगा तो कहने का मतलब है डेल्टा के फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। सो इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द डेल्टा, या डेल्टा के ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, क्योंकि जब टाइड आएगा तो किनारे के सेडिमेंट्स को ये बहा ले जाएगा और डेल्टा का ग्रोथ क्या होगा, स्लोअर डाउन हो जाएगा। इसके अलावा टाइड की अगर हम बात करें तो इट आल्सो एक्ट अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाने में उपयोग में लाया जाता है। कैसे, तो टाइड के पाथ में टरबाइन्स लगा दी जाती, टरबाइन 1, टरबाइन 2, टरबाइन 3 लगा हुआ है। ये समझिए, इसमें टाइड जब आएगी तो वाटर करंट फ्लो आउट करेगा और वाटर करंट जब फ्लो आउट करेगा अंदर की तरफ आएगा तो टरबाइन घूमेगी और जो है जब आउट होगा तब भी घूमेगी। तो इस तरीके से जो है ये बनेगा। ठीक है, सो ध्यान में रखे रहिएगा। और ये जो जीआईएफ है सौजन्य से लिया गया है, सो ध्यान में रखे रहिएगा। होपफुली आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद।